हेलो बच्चों, नीट विद कानू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने गोल्स के लिए डेली के डेली काम पर लगे होंगे। अभी का मेन गोल क्या है आपका? नीट क्रैक करना, एक गवर्नमेंट कॉलेज हासिल करना। और उसके लिए हमें क्या करना है? पढ़ाई करनी है। और आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हैं। आज हम एक और नया लेक्चर लेकर आ गए हैं, इकोसिस्टम। हम वन शॉट में सारे चैप्टर्स कर रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ना आपको बहुत बोरिंग लगता है, मेरे को पता है। और बायो में आपको ये लगता है आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है। बट द थिंग इज कि आपको हर चीज डिटेल में पता होनी चाहिए, उस लाइन का मतलब क्या है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए वन शॉट में पूरा प्रिपेयर करने के लिए मैं आ गई हूँ आज इकोसिस्टम का लेक्चर लेके। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है सारा आपको बताया जाएगा। पीवाईक्यूज क्या बने हैं, क्या क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। चलते हैं अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इकोसिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस by टेंसले। टेंसले ने सबसे पहली बार इकोसिस्टम वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। क्या है क्या नहीं, टेंसले ने बताया था। ठीक है। An ecosystem can be visualized as the functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or sea. Many ecologists regard the entire biosphere as a global system. Ecology आपका functional unit है किसका? नेचर का। इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फिर सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम एक बिल्कुल छोटे से पॉन्ड से पूरा बहुत बड़ा फॉरेस्ट, सब चीज़ इकोसिस्टम है। ठीक है। As a composite of all local ecosystem on Earth. Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely terrestrial and aquatic. एक साथ हर चीज पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इकोसिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। Forest, grassland, desert are some examples of terrestrial ecosystem, while lake, pond, wetlands, river and estuaries are example of aquatic ecosystem. अब इतने बड़े तो हम हो चुके हैं कि हमें ये पता होगा कि एक्वेटिक जितना पानी वाला एरिया, टेरेस्ट्रियल जितना लैंड वाला एरिया। Crop fields and an aquarium may also be considered as man-made ecosystem. कुछ नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, कुछ मैन-मेड इकोसिस्टम होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम वो होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है। मैन-मेड इकोसिस्टम कौन से होंगे? जिसमें ह्यूमंस का रोल है, जो ह्यूमन बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे एक्वेरियम मछलियों के लिए, क्या वो नेचुरल बना है? भगवान ने ऊपर से एक्वेरियम बना के भेजे थे? नहीं। मछलियों को रहना है पानी में, पानी के लिए पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। एक्वेरियम नहीं है, एक्वेरियम इज मैन-मेड। In order to appreciate the input, productivity, transfer of energy, food chain, web, nutrient cycle and the output, degradation and energy loss, we will also look at the relationship, cycles, chain, web. हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमने इससे पहले चैप्टर में बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने देख लिया है कैसे वो अफेक्ट करते हैं, कैसे वो सराउंडिंग्स में होते हैं। अब हम उनको आपस में जोड़ के देखेंगे कि आपस में वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक का आपस में इंटरैक्शन आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिससे हम इकोसिस्टम बनाते हैं। कैसा इकोसिस्टम बनेगा ये आपका बायोटिक और एबायोटिक जब इंटरैक्ट करेंगे उससे पता लगेगा। Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give its species composition. जितना भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, जितना भी आप नेमिंग कर पाओगे, उससे पता चलता है कि इकोसिस्टम में कौन सी स्पीशीज का क्या कॉम्पोजिशन रहेगा। ठीक है। Vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. Stratification क्या है? Vertical distribution of species.
अलग अलग लेवल पे, जैसे सबसे नीचे आता है ग्रास, ठीक है, ग्रास को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स के बाद होता है फ्लैश। हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स आगे बड़े जानवर खाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। For example, tree occupy top vertical strata, and layer of forest, shrubs, second herbs, grass occupy the bottom layer. Herbs सबसे पहले सबसे छोटे होते हैं, फिर आते हैं shrubs, और फिर होते हैं trees, और फिर होते हैं forest. तो ये भी क्या हुआ? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. The component of ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect. इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो एक फंक्शन कितने काम करते हैं, एक सारों के काम करते हैं जब उनके पास क्या हो? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल. ठीक है. टू अंडरस्टैंड द ethos of an aquatic system, let us take a small pond as an example. This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interaction that exists in aquatic ecosystem. A pond is a shallow water body in which all the mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibited. Productivity, nutrient cycle, energy flow और आपका decomposition, ये सब देखने को मिलता है पॉन्ड में. तो पॉन्ड एक वाटर बॉडी है जिसमें सब चीजें देखने को मिल सकती हैं. The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substance and the rich soil deposit at the bottom of the pond. The solar input, the cycle of the temperature, day and length and other climatic conditions regulate the rate and function of the entire pond. The autotrophic component include the phytoplankton, some algae and the floating, submerged and marginal plants found at the edges. The consumers are represented by zooplanktons, the free swimming and bottom dwelling forms. The decomposers are fungi, bacteria and flagellates specially. Abundant in the bottom of the pond. This system performs all the function of an ecosystem and of biosphere as a whole. Conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by autotroph. Consumption of autotroph by heterotroph. Decomposition and mineralization of the dead matter to release them back to reuse by the autotroph. These events are repeated over and again. This is unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and dissipation and loss of heat to the environment. इस पैराग्राफ में आपको क्या दे रखा है कि आपका प्रोडक्टिविटी कहाँ से पता चल रही है, डिकम्पोजिशन के लिए कौन है, एनर्जी फ्लो नीचे से ऊपर हो रही है या बाई डायरेक्शनल हो रही है, ये क्या हो रही है आपको क्या पता है, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो रही है, और न्यूट्रिएंट साइकिल कौन कौन से न्यूट्रिएंट बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं. ठीक है. प्रोडक्टिविटी सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर प्रोडक्टिविटी. अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी सिस्टम टू वर्क एंड सस्टेन. Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over the time by plant during photosynthesis. एक photosynthesis के टाइम पे जितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा पर यूनिट एरिया ओवर टाइम, वो आपकी हो जाएगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, ग्राम पर मीटर स्क्वायर. किसमें एक्सप्रेस होती है ये? वेट में. और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. द रेट ऑफ बायोमास ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन किसका? जब भी आप प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, इज प्रोडक्टिविटी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर ग्राम. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ per square gram per year or kilocalorie per meter square per year. To compare productivity of different ecosystem, it can be divided into two: gross primary productivity GPP and net primary productivity NPP. आपका ये जो सनलाइट होती है, ये आपका एट पार 50% सनलाइट देती है, जिसमें से केवल 2 to 10% फोटोसिंथेटिक
फिक्स में काम आता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कितना एट पार 50% का आपका 2 to 10% यूज होता है। ये क्या है ये देखते हैं। Gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. Rate of production of organic matter during photosynthesis is gross primary productivity. Net primary productivity क्या होगा? Gross primary productivity minus respiration losses is net primary productivity. मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉसेज अगर माइनस कर दिए जाएं तो हमारे पास आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। आपका कुछ अमाउंट ऑफ जीपीपी प्लांट रेस्पिरेशन में यूज कर देता है। क्या होता है जीपीपी? जीपीपी होता है आपका टोटल रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर इसके लिए सांस लेने के लिए भी चाहिए, तो कुछ रेस्पिरेशन में चला जाता है। जीपीपी माइनस आर एस एनपीपी। अगर आर ज़्यादा है, अगर आर ज़्यादा है तो एनपीपी कम होगा। ठीक है, आर अगर ज़्यादा है तो एनपीपी कम होगा। क्रॉपलैंड और फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड और फॉरेस्ट में से ज़्यादा एनपीपी किसका होगा? क्रॉपलैंड का या फॉरेस्ट का? ऑब्वियसली क्रॉपलैंड का एनपीपी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन ज़्यादा कहाँ पे होगा? फॉरेस्ट में। रेस्पिरेशन लॉसेस ज़्यादा फॉरेस्ट में तो एनपीपी कम होगा। क्रॉपलैंड में रेस्पिरेशन लॉसेस कम है तो एनपीपी ज़्यादा होगा। समझ आया? Net primary productivity is available biomass for the consumption of heterotrophs, herbivores and decomposers. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers. Primary productivity original mass of organic matter production था। secondary productivity क्या होगा? जब consumers consume कर चुके हैं वो जो new organic matter form करेंगे, that is secondary productivity. That is secondary productivity. Primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. It also depends on variety of environmental factor, availability of nutrient and photosynthetic capacity of plants. Therefore, it varies in different types of ecosystem. Primary productivity किस किस पे डिपेंड करती है? आपका प्लांट स्पीशीज जो एक एरिया को इनहिबिट करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे उनके क्या क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं और कितनी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है प्लांट की। 1, 2, 3, 4 चीज़ों पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। Of this, despite occupying 70% of the surface, the productivity of oceans are only 55 million tons. Rest is of land. ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी आपका न्यूमेरिकल थिंग्स आ जाती हैं इनको याद रखनी है, ये पूछ लेते हैं। अब इसमें जो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ये तो हर्बीवोर्स करेंगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन करेगा? हर्बीवोर्स। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन करता है? प्लांट्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका डायरेक्टली प्लांट्स पे बेस होगी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हर्बीवोर्स पे। यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म बीइंग रिफर्ड टू एज फार्मर्स फ्रेंड. This is so because they help in the breakdown of complex organic material as well as in losing of the soil. Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic like carbon dioxide, water and nutrient. Process is called decomposition. Decomposers जब complex organic matter को inorganic substance में तोड़ दें, carbon dioxide, water, nutrient में, तो वो कहते हैं decomposition. Dead plant remains such as leaf, bark, flower and dead remains of animals including fecal matter constitute detritus. Which is the raw material for decomposition. The important step in process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization. Detritivores example earthworm break down detritus into smaller particles. This is called fragmentation. By the process of leaching, water soluble inorganic nutrient go down into the soil region and precipitated as unavailable soil. Bacterial and fungal enzyme degrade detritus into simpler inorganic substance. This process is called catabolism. It is important to know that all above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. Humification and mineralization occurs during decomposition in the soil.
ह्यूमिफिकेशन leads to accumulation of dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergo decomposition at an extremely slow rate. Being colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrient. Then humus, in further degraded by some microbes and release of inorganic nutrient, occurs by the process of mineralization. Decomposition is largely an oxygen requiring process. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climate factor. ये जो आपके चीज़ें हो रही हैं, ये हम एक सिंपल तरीके से देखते हैं, ठीक है। देखो, एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन मर गया, ह्यूमन मर गया। इसका क्या लिया हमने? ड्राई ऑर्गेनिक मास, ड्राई ऑर्गेनिक मास लिया। अब इस पर एक्ट करेंगे डेट्रीवोर। क्या करेंगे? डेट्रीवोर। और इसको किस में तोड़ देंगे? फ्रेगमेंट्स में। किस में तोड़ देंगे? फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट्स में टूटे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना। कहाँ चले गए ये? लैंड में। किधर चले गए? लैंड में। लैंड में जाने के बाद कैसे पड़े हुए होंगे? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। PPT ऑन लैंड सरफेस एज सॉल्ट। इस पर क्या एक्ट करेगा? बैक्टीरिया और फंगी। ये जो प्रेसिपिटेट है, इस पे एक्ट करेंगे बैक्टीरिया और फंगी। ये क्या हो रहा है? लीचिंग। ये PPT बन रही थी, ये लीचिंग हुई। ये बैक्टीरिया फंगी एक्ट करे तो क्या होगा? कैटाबॉलिज्म, टूटना शुरू होगा। टूटना शुरू हुआ तो ये जो आपका लीचिंग हुआ हुआ सब्सटेंस था, किस में टर्न हो गया? ये ह्यूमस में। ह्यूमस आपकी सॉइल की टॉप लेयर बनाती है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल। ये जो ऑर्गेनिक मास और ये बन रहा है आपका ह्यूमस, इस टाइम पे जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन स्लोज डाउन। इस टाइम पे डिकम्पोजिशन कम हो जाता है, धीरे हो जाता है। और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहाँ चले जाते हैं? वो गोज इनटू सॉइल। सॉइल में चले गए और सॉइल में वो क्या करेंगे? मिनरलाइजेशन। यही प्रोसेस आपका ये समझाया गया। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये समझ आया? In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin, if detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar. Decomposition, ह्यूमिफिकेशन के टाइम पे स्लो कब होगा? अगर डेट्रिटस किस में रिच है? लिग्निन और चिटिन में। फास्ट कब होगा? जब नाइट्रोजन होगा या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, ठीक है। Temperature and soil moisture are most important climatic factor that regulate decomposition through their effects on activity of soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobic inhibit decomposition, resulting in buildup of organic material. क्या फेवर करता है? वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। अगला आता है हम एनर्जी फ्लो पर। एनर्जी फ्लो आपकी हमेशा ऑलवेज अपराइट, हमेशा अपराइट होती है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में सनलाइट पहुंच नहीं पाती, उसके अलावा बाकी सबके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, लेस देन 50% ऑफ इट्स photosynthetically active radiation power, we know that plant and photosynthetic bacteria autotrophic with sun radiant energy to make food. और ये कितना था? मैंने आपको बताया था 2 to 10%, ठीक है, पीछे मैं बता चुकी हूँ।
Plant capture only 2 to 10% of the power, and this small amount of energy sustain the entire living world. So it is important to know how the solar energy captured by plant flow through the different organisms of the ecosystem. All organisms are dependent for their food and producer either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from sun to producer and to consumer. Further, ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. They need to constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorder lines. The green plants in the ecosystem are called producer. In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plants. Likewise, producer in an ecosystem, aquatic ecosystem, are various species like phytoplanktons, algae and higher plants. ग्रीन प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स कहाँ पे होते हैं? टेरेस्ट्रियल लैंड पर, और एक्वेटिक में आपका कौन सा होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गे और हायर प्लांट्स. Starting from the plants or producer, food chain or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant and another animals and in turn food for another. The chain or web is formed because of interdependency. No energy that is trapped into an organism remain in it forever. The energy trapped by the producer hence is passed on to consumer of the organism die. Death of organism is the beginning of detritus food chain. सबसे पहले क्या हुआ? प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर को अपर कंज्यूमर ने खाया, उसके बाद जो मर गया क्या शुरू हो जाएगी? डेट्रिटस फूड चेन. All animal depends on plants directly or indirectly for their food needs. They are hence called consumer and also heterotrophs. If they feed on the producer, the plant, they are called primary consumer, and if animal eats other animal in turn the plant or they produce, they are called secondary consumers. Likewise, you could have tertiary consumers too. Obviously, the primary consumers are herbivores. Some common herbivores are insect, bird, mammals in terrestrial ecosystem and molluscus in aquatic ecosystem. The consumer that feed on herbivores or carnivores or correctly primary carnivores through secondary consumers, those animals that depend on primary carnivores for food are labeled as secondary carnivores. A simple grazing food chain is depicted below. Grass, grass को कौन खाती है? गोट, गोट को कौन खाता है? मैन. ग्रास क्या हुआ? प्रोड्यूसर, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है. कौन खा रहा है? गोट तो प्राइमरी कंज्यूमर. गोट को मैन खा रहा है तो मैन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, अब आते हैं डेट्रिटस फूड चेन पर. The detritus food chain begins with dead organic matter. It is made up of decomposers, which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter and detritus. These are known as saprotrophs. Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simpler inorganic material which are subsequently absorbed by them. In an aquatic ecosystem, GFC is the main conduct of energy flow. As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organism of DFC is detritus food chain and GFC is grazing food chain, are prey to the GFC animals. In a natural ecosystem, some animals like cockroach, crows, etc. are omnivores. These natural interaction of food chain is called food web. Organisms occupy a place in the natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with the other organism based on the source of their nutrition for food. Organisms occupy a specific place in the food chain that is known as trophic level. Producer belong to the first trophic level, herbivores primary consumer to the second and carnivores secondary consumer to the third trophic level. हर एक चीज़ एक ट्रॉपिक लेवल पे डिपिक्ट होती है. जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हैं, जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हैं, जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हैं. ये देखते हैं जो भी बताया गया आपको. प्रोड्यूसर प्लांट हैं और एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्री हैं. प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन से हैं? हर्बीवोर्स. और आपके एक्वेटिक में जूप्लैंक्टन्स, ग्रासोपर और काउ. आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन सा होगा? कार्निवोर्स. और एक्वेटिक में कौन होगा? बर्ड, फिश और वॉल्स. टर्शरी कंज्यूमर कौन सा होगा? टॉप कार्निवोर्स जिसका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है. और आपका इसमें कौन होगा? एक्वेटिक में मैन और लॉयन. The important point to note is that the amount of energy decrease at successive trophic level. When any organism dies, it is converted to detritus or dead biomass that serves as an energy source for decomposition. Organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demand. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called standing crop.
हर एक ट्रॉपिक लेवल पे लिविंग मटेरियल का कुछ मास होगा, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग biomass or the number in unit area. The biomass of species is expressed in terms of fresh weight or dry weight. Measurement of biomass in terms of fresh weight is more accurate. Fresh weight is जब ड्राई वेट फ्रेश वेट होता है जो अभी हाल फिलहाल में निकला है, जिसमें मॉइस्चर भी है, वाटर भी है, कंटेंट सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं. ड्राई वेट इज जब उसमें से वाटर कंटेंट हम हटा देते हैं, सिर्फ उसका वेट रह जाता है, मास रह जाता है, दैट इज ड्राई वेट. ठीक है. हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अलग आपका बायोमास होता है और एनर्जी ऊपर ऊपर जाते हुए कम होती जाती है, क्योंकि कुछ अगर प्रोड्यूसर ने यूज़ करी है तो थोड़ी भेजेगा ना आगे, फिर कंज्यूमर यूज़ करेगा, फिर थोड़ी भेजेगा वो, फिर सेकेंडरी थोड़ी कंज्यूमर यूज़ करेगा, फिर थोड़ी आगे भेजेगा, तो एनर्जी डिक्रीज होती रहती है ऊपर जाने पे. ये इसमें बोला गया है. द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ. Only 10% of the energy is transferred to each tropic level from lower tropic level. In nature, it is possible to have so many levels: producer, herbivores, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. ये देखा आपने, ये आपकी फूड चेन है जिसमें आपको बताया गया है ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, और हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कुछ हीट रिलीज हो जा रही है, कुछ आगे जा रही है. ये कितनी होती है? 10% ऑफ द टोटल एनर्जी. ठीक है. हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर एल्टोनियन पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड्स को और क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड्स. ठीक है. इसमें आप एक चीज़ नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एक्वेटिक, ट्री, आर्बोरियल. इसमें टेरेस्ट्रियल में कैसा इकोलॉजिकल पिरामिड बनेगा, एक्वेटिक में कैसा बनेगा, ट्री में कैसे बनेगा, ये आप यहाँ लिख लो. आगे हम पूरा पढ़ रहे हैं, बट अगर आपने यहाँ ये लिख लिया तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे लिखो नंबर की टर्म्स में बायोमास, एनर्जी. टेरेस्ट्रियल में हर एक पिरामिड आपका अपराइट आएगा, बी इट नंबर वाइज, बायोमास वाइज, एनर्जी वाइज, हर उसमें अपराइट आएगा. एक्वेटिक में नंबर वाइज आपका अपराइट आएगा. बायोमास इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा. किसमें? ओशंस में. और स्पिंडल शेप लेक्स में. एनर्जी अपराइट. एक्वेटिक में नंबर के हिसाब से पिरामिड बनेगा अपराइट, बायोमास के हिसाब से बनेगा इन्वर्टेड इन ओशंस एंड स्पिंडल इन लेक्स, और एनर्जी के हिसाब से अपराइट. इसमें ट्री में नंबर के हिसाब से बनेगा अपराइट नहीं, वो तो चला गया. चलो अब ऐसे देख लो. ट्री में नंबर के हिसाब से आपका होता है इन्वर्टेड किस में? जो इंसेक्ट खाने वाली चेन होगी उसमें होगा नंबर के हिसाब से इन्वर्टेड. और स्पिंडल शेप किस में मिलेगा आपको? जो कि फ्रूट्स खाने वाली चेन होगी. ठीक है. बायोमास और एनर्जी के हिसाब से आपका अपराइट होगा, दोनों के हिसाब से. तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. आपको आगे ले जाते हैं. Relationship is expressed in terms of number, biomass and energy. The base of each pyramid represent the producer at the first tropic level, while apex represent tertiary or top level consumer. The three types of ecological pyramid are usually studied: pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. ये है आपका pyramid of number. ये आपको दिख रहा है कैसा है? अपराइट है. तो ये कौन सा होगा नंबर में? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. ठीक है. ये बायोमास है, ये भी अपराइट है. ये आपको देखने को मिलेगा टेरेस्ट्रियल में और ट्री वाले में. ये है इन्वर्टेड.
इन्वर्टेड बायोमास में हमें कहाँ देखने को मिलता है? वाटर में, एक्वेटिक में, और वो भी किस में? ओशंस में। आप अगर एक बार वो जो टेबल लिखवाया अभी आपको, वो एक बार पढ़ लो ना, याद कर लो, तो आपको ये पिरामिड निकालना बहुत ईजी हो जाए। ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी, अपराइट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट कहाँ कहाँ होता है? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और ट्री, तीनों में। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। In most ecosystem, all pyramids of number, energy, biomass are upright. Producers are all more in number and biomass than the herbivores. Herbivores are more in number and biomass than the carnivore. Also energy at each trophic level than higher trophic level. ये अभी हमने सब देख लिया, कौन सा ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा, कैसे होगा, ये हमने देख लिया। Upright, inverted. Pyramid of energy is always upright, can never be inverted, ये हमने देख लिया। Because when energy flows from a particular trophic level to next trophic level, some energy is always lost as heat in its step. Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. However, there are certain limitations of ecological pyramids such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic levels. It assumes simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramids. Ecological succession. An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response of the changing environment condition. This change in orderly sequence with the change in physical environment. These changes lead finally to a community that is near equilibrium with the environment, and that is called climax community. The gradual and fairly predictable changes in species composition of a given area is ecological succession. During succession, some species colonize in an area, their population become more numerous, whereas population of other species decline and even disappear. सक्सेशन के टाइम पे कुछ बहुत ज़्यादा नंबर में बन जाती हैं स्पीशीज और कुछ बिल्कुल डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जहाँ से आपका सक्सेशन शुरू होगा, जो आपका एक इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी स्टेट इन्वायरमेंट के साथ, उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और जो प्रेडिक्टेबल चेंजेस हम स्पीशीज में देख पा रहे हैं, उसकी कॉम्पोजिशन में देख पा रहे हैं एक एरिया में, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। The entire sequence of communities that successively change in a given area is Sire. जो भी सीक्वेंस हो रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, वो क्या होता है? Sire. The individual transitional communities are termed serial stage or serial communities. In a successive serial stage, there is chance in the diversity of species of organism, increase in the number of species and organism, as well as increase in total biomass. The present day community in the world have came to be because of succession that has occurred millions of years since life started on Earth. Actually, succession and evolution would be parallel process at the time. Succession is hence a process that starts in an area where no living organisms are there. These could be areas where no living organism ever existed, say bare rock. Succession आपका कहाँ पे होता है? bare rock से शुरू होता है. In an area that somehow lost all the living organisms that ever existed, the former is called primary succession, while later is termed as secondary succession. जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहाँ से अगर सक्सेशन स्टार्ट होगा, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। और कुछ कभी कोई रहा ही नहीं है, कभी कोई था ही नहीं, वहाँ से सक्सेशन हो रहा है बेयर रॉक से प्राइमरी सक्सेशन। कभी एक जगह पे कुछ इंसान रहते थे लेकिन अब नहीं रहते हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। एग्जाम्पल ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर आर न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वॉयर्स। The establishment of new biotic community is generally slow. Before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil. Depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred or several thousand years to produce fertile soil on bare rock. Primary succession देखा। Secondary succession क्या है? Secondary succession begin in area where natural biotic communities have been destroyed, such as an abandoned farmland, burned or cut out forest, land that have been flooded. Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. Secondary succession हमेशा फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन से, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी सेडिमेंट हैं, क्योंकि पहले वहाँ पे लाइफ थी, अब लाइफ नहीं है, कोई कैलमिटीज हुई है, कुछ हुई है जिस वजह से लाइफ नहीं है, बट सेडिमेंट्स अब भी हैं। Description of ecological succession usually focuses on change in vegetation. However, these vegetational changes in turn affect food and shelter for various types of animals. Thus,
As succession proceeds, the number and types of animal decomposition also changes. At any time during primary and secondary succession, natural and human-induced disturbance, fire, deforestation can convert a particular serious stage of succession to an earlier stage. Also, such disturbance create conditions that encourages some species and discourages or eliminate other species. ये जो आपका ह्यूमन का डिस्टर्बेंस होता है किसी भी स्टेज पे, या तो एक स्पीशीज आपकी मर जाएगी या बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाएगी, दो ही कंडीशन होती है. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट्स. लैंड में कौन कौन से हो रहे हैं? प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन. प्लांट्स में हमारे पास होते हैं हाइड्राक सक्सेशन और ज़िराक सक्सेशन. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, वेदर इट इज वाटर और एनी वेट एरियाज और इट इज वेरी ड्राई एरियाज, succession can be hydric and xeric. Hydric succession takes place in wet areas. The successional series progress from a hydric into the mesic condition. As against this, xeric succession takes place in dry area and the series progress from xeric to mesic conditions. Hence, both hydric and xeric succession lead to medium water condition, mesic, neither too dry nor too wet. The species that invade a bare area is called pioneer species. In primary succession on rocks, there are usually which are able to secrete acid to dissolve rock, helping in weathering and soil formation. These later pave to some very small plants like bryophyte, which are able to take hold of in the small amount of soil. They are with time succeeded by higher plants. And after several more stages, ultimately a stable climax forest community is formed. The climax community remains stable as long as the environment remains unchanged. With the time, the xerophytic habitat get converted into mesophytic one. क्या हुआ? लिप्टन एक्ट करता है सबसे पहले और जो रॉक होता है उसको तोड़ देता है और उस पर एक्ट क्या करते हैं? ब्रायोफाइट्स. ठीक है, सॉइल को होल्ड करते हैं. टाइम के साथ साथ सक्सेशन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा और स्टेबल कम्युनिटी बनती है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है. और ये जो स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी है ये एक टाइम के बाद अनचेंज हो जाती है. तो जीरोफिटिक हैबिटेट किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेसोफिटिक हैबिटेट में. और पानी की बात करें अगर हम, इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पाइनियर्स आर स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स व्हिच रिप्लेस टाइम a rooted submerged plant, rooted floating angiosperm followed by free floating plants, then reed, swamp, marsh, meadow, scrub and finally the trees. The climax again would be a forest. With time, the water body is converted into land. In secondary succession, the species that invade depends upon the condition of soil, availability of water, the environment, as also seed and the other propagules present. Since soil is already there, the rate of succession is much faster and hence climax is reached more quickly. What is important to understand in succession, particularly primary succession, it is very slow process taking maybe thousands of years for the climax to be reached. Another important fact to be understand that all succession, whether taking place in water or land, proceeds to a similar climax community, the mesic. ये देखो फाइटोप्लैंक्टन्स कौन कौन से हो सकते हैं? डायटम्स और ग्रीन फ्लैजिलेट्स. ठीक है, रीड स्वैम्प स्टेज कौन सी हो सकती है? फ्रेगमाइट्स और टाइफा. सबमर्ज प्लांट स्टेज कौन सी हो सकती है? हाइड्रेला वेगस. मार्श मीडो स्टेज कौन सी हो सकती है? कैम्पिन्यूला. सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज वॉल्फिया. वॉल्फिया होता है आपका स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. वॉल्फिया होता है आपका स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. स्क्रब स्टेज में आ जाएगा कॉर्नस और फिर इससे क्या बन जाएगा आपका? एक फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा. फॉरेस्ट कैसी होगी आपकी? मेसिक कंडीशन. ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर लेते हैं. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as the standing stage.
It varies in different kinds of ecosystem and also on a seasonal basis. What is important is to appreciate that nutrients which are never lost from ecosystem, rather they are recycled time and again indefinitely. The movement of nutrient element through the various components of an ecosystem is called nutrient cycle. Another name for nutrient cycle is biogeochemical cycle. न्यूट्रिएंट साइकिल आर ऑफ टू टाइप, गैसेस जिसमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर सेडिमेंट्री जैसे नाइट्रोजन वगैरह जो कि प्रोड्यूस होते हैं. द रिजर्वॉयर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, carbon cycle exist in atmosphere, and the sediment cycle sulfur and phosphorus. The reservoir is located is earth crust. Environmental factors, example soil moisture, pH, temperature can regulate the rate of release of nutrient into atmosphere. The function of the reservoir is to meet the deficit which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux ecosystem. सबसे पहले आती है कार्बन साइकिल, और हमें पता है कार्बन साइकिल कैसे चलती है. हमने बहुत बारी पढ़ चुके हैं ये कार्बन साइकिल, बचपन से बस कार्बन साइकिल ही पढ़ते आए हैं. एक कार्बन साइकिल में ज़्यादा आपका क्या है, पढ़ के देख लेते हैं, इसमें से आता तो कुछ नहीं है. When you study the composition of living organisms, carbon constitutes 49% of dry weight of organism and is next only to water. If we look at the total quantity of global carbon, we find 70% carbon is found dissolved in oceans. This ocean reservoir regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Fossil fuel also represent as reservoir of carbon. Carbon cycle occur through atmosphere, ocean and through living and dead organisms. According to estimate, 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed annually in the biosphere through photosynthesis. A considerable amount of carbon returns to the atmosphere as CO2 through respiratory activities of the producer and consumer. Decomposers also contribute sustainably to CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of land and oceans. Some amount of fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation. Burning of food, wood, forest fire, combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional sources for releasing CO2 in the atmosphere. Human activity, ये हमें सब पता है. Ecosystem, phosphorus cycle is major constituent of biological members, nucleic acid and cellular energy transfer system. Many animals also need large quantity of this element to make shell, bone, teeth. The natural reservoir of phosphorus is rock, which contains phosphorus in the form of phosphates. When rock are weathered, minute amount of these phosphates dissolve in soil solution, absorbed by the root of plant. Herbivores and other animals obtain this element from the plants. The waste product and dead organisms are decomposed by phosphates solubilizing bacteria releasing phosphorus. Unlike carbon cycle, there is no respiratory release of phosphorus in the atmosphere. Other two major important difference between carbon and phosphorus cycle are, firstly, atmospheric input of phosphorus through rainfall are very much smaller than carbon input. Secondly, gaseous exchange of phosphorus between organism and environment are negligible. Ecosystem services. Healthy ecosystem are the basis for wide range of economic, environmental and aesthetic goods and service. The product of ecosystem processes are named as ecosystem services. For example, healthy forest ecosystem purify air, water, mitigate droughts and floods. Cycle nutrient, generate fertile soil, provide wildlife habitat, maintain biodiversity, pollinate crops, provide storage site for carbon, and also provide aesthetic, cultural and spiritual values. Though value of such service or biodiversity is difficult to determine, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag. ये आपको मार्क करना है, PYQ है ये. Robert Costanza and his colleague has very recently tried to put price tag on nature's life support system. Researchers have put an average price tag of $33 trillion a year for this fundamental ecosystem services, which are largely taken for granted because they are free. This is nearly twice the value of global gross national product (GNP), which is $18 trillion. Out of the total cost of various ecosystem services, the soil formation accounts for 50% and contribution of other services like recreation and nutrient cycle are less than 10% each. The cost of climate regulation and habitat for wildlife are about 6% each. बेसिकली जो हमें भगवान की तरफ से देन मिली है, अगर उसके प्राइस टैग लगाने पे आए, उसको अगर पैसों में खरीदना शुरू करें तो उसकी वैल्यू लगाई गई थी $33 ट्रिलियन अ ईयर. किसने लगाई थी? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उसके कलीग्स ने. वो मेजर कर रहे थे क्या वैल्यू रह सकती है जो कि हम फॉर गारंटेड लेते हैं. ये था आपका इकोसिस्टम. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. जितना मैंने आपको बताया इससे एक्स्ट्रा इसमें से कुछ भी नहीं है. आपका पूरा इकोसिस्टम इतना इजी इकोसिस्टम है, आपका अच्छे से हो जाना चाहिए. इसके बाद आपके कोई भी PYQs, कोई भी मॉक टेस्ट लगाने में
दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिसको नहीं समझ आया दोबारा से एक बार आप 2x की स्पीड पर देखो, फिर से क्वेश्चन लगाना शुरू करो। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। आप इसको लर्न कीजिए, समझिए, क्वेश्चन लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लेक्चर समझ आया है, पसंद आया, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू।